हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबको पता होगा कि मैंने लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें से अभी तक हमने शुरुआत के 5 चैप्टर्स को कवर कर लिया है। अब इन 5 चैप्टर्स के बाद जो छठा चैप्टर है, वह है हमारा संविधान का भाग 1। हम उस चैप्टर को कवर करने से पहले हम इस वीडियो में ये देख लेंगे कि हमारे संविधान में कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं और उनमें क्या-क्या बातें लिखी हुई है ना? ताकि जब हम संविधान के मेन पार्ट्स वाले चैप्टर को शुरू करें तो हम इन सब बातों से थोड़े बहुत पहले ही रूबरू हो चुके होंगे। तो इस वीडियो में मैं अपनी संविधान के पार्ट्स के बारे में, संविधान के शेड्यूल्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था या जब कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ था, तो हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन अभी हमारे संविधान में आर्टिकल्स की संख्या बढ़कर 448, पार्ट्स की संख्या 22 से 25 हो चुकी है और शेड्यूल्स जो हैं वो 8 से 12 हो चुके हैं। तो कौन-कौन से नए शेड्यूल्स ऐड हुए हैं, कौन-कौन से नए पार्ट्स ऐड हुए हैं, हम इस वीडियो में इन्हीं सारी बातों को देखेंगे। अब देखिए, संविधान का हमारा जो पहला पार्ट है, उसमें यूनियन और इट्स टेरिटरी के बारे में चर्चा की गई है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो यही है। तो ये संविधान के पार्ट 1 में है। पार्ट 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। पार्ट 2 में सिटीजनशिप है यानी नागरिकता है जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ठीक है? पार्ट 3 में हमारे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स हैं जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। फिर पार्ट 4 में डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। पार्ट 4 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो आर्टिकल 51 ए से रिलेटेड है। अब जिस भी पार्ट में आपको ये कैपिटल लेटर वाला ए या किसी भी आर्टिकल में ये ए कैपिटल लेटर वाला दिखे तो आप समझ जाना कि ये किसी न किसी संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया है। तो जब मैं आपको संविधान की विशेषता बता रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि जब हमारे देश में आपातकाल लगा था, तो उसी दौरान 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया था। और ये कौन से संशोधन से शामिल किया गया था? तो ये हमारा 42वां संविधान संशोधन था। ठीक है। पार्ट 5, अब पार्ट 5 में द यूनियन की चर्चा है, जिसमें हम देखते हैं कि आर्टिकल 52 से लेके 151 तक है। हम इन सारे पार्ट्स को अलग अलग वीडियोस में करके देखेंगे। पार्ट 5 में जो यूनियन है, यूनियन के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उन सारे कंपोनेंट्स पे एक अलग पूरी वीडियो होगी, पूरा अलग एक चैप्टर होगा, है ना? ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 6। तो छठे पार्ट में हमारा स्टेट्स की बात है, जो कि आर्टिकल 152 से लेके 237 तक है। अब पार्ट 6 ए की बात करें तो माफ कीजिएगा, ये हाँ, पार्ट 7 की बात करें तो इनमें स्टेट्स इन द बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल रिपील्ड बाय 7th अमेंडमेंट। अब ये जो पार्ट 7 है, इसमें बहुत सारे स्टेट्स को रखा गया था जिसको कि अब रिपील किया जा चुका है। पार्ट 8 की अगर हम बात करें तो पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज को रखा गया है, जो आर्टिकल 239 से 242 तक है। ठीक है। पार्ट 9 को 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसमें पंचायत्स को रखा गया है जो आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक है। ठीक है। पार्ट 9 ए को भी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया और इसमें म्यूनिसिपैलिटीज को रखा गया है जो 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। ठीक है। पार्ट 9 बी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रखा गया है। ये भी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। इसे 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, इसको 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 इसके माध्यम से संविधान में शामिल किया गया। और ये आर्ट देखिए, इन तीनों से रिलेटेड पंचायत से आपको याद होने चाहिए, म्यूनिसिपैलिटीज वाला याद ना हो तो भी चलेगा और कोऑपरेटिव्स वाला याद ना हो तो भी चलेगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है हमारा पार्ट 10। पार्ट 10 जो है, इसमें द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज की बात की गई, अनुसूचित और जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं उनकी बात की गई है। इन्हें अनुच्छेद 244 से लेकर 244 ए तक शामिल किया गया। पार्ट 11 की बात करें तो इसमें यूनियन और स्टेट के बीच के रिलेशन की बात की गई है।
हम इन सारे जो भी पार्ट्स हैं इनको अलग अलग हम चैप्टर्स में देखेंगे। उन चैप्टर्स में भी अलग अलग बहुत सारे चैप्टर्स मिलके एक पार्ट बनाएंगे, तो हम सबको अलग अलग बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे संविधान के किस पार्ट में कौन सी चीज़ें हैं। तो पार्ट 11 में सेंटर स्टेट रिलेशन है, ठीक। पार्ट 12 में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स हैं, ये सारी चीज़ें। पार्ट 13 में हम देखें तो ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के राज्य क्षेत्र में ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड प्रोविजंस हमारे पार्ट 13 में है। पार्ट 14 की बात करें तो इसमें सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, आपका इसमें यूपीएससी भी आ जाता है, स्टेट सर्विसेज भी आएंगी, है ना। तो वो सारे हमारे संविधान के पार्ट 14 में है। पार्ट 14 ए, इनमें ट्रिब्यूनल्स को रखा गया है, जो अनुच्छेद 323 ए और 323 बी है। अब देखिए इसमें भी ए लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इसे किसी न किसी संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था। तो ट्रिब्यूनल्स को भी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर ही शामिल किया गया था 1946 के अमेंडमेंट से, ठीक है। दैट इज वाई अब देखिए, आपने अभी तक देखा होगा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने ट्रिब्यूनल्स को शामिल किया, प्रस्तावना में संशोधन किया, है ना, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इतने सारे काम किए गए, इतनी सारी चीजें हमारे संविधान में ऐड की गई कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा भी दी जाती है, एक लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 15। पार्ट 15 में इलेक्शंस है, जो 324 से लेकर 329 ए तक है, ठीक है। पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। अब अलग अलग समाज के तबके के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हमारे संविधान में किए गए हैं, ताकि समाज में जो भी वर्ग हाशिए पे हैं वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके, ठीक है। तो उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कुछ विशेष प्रावधानों को हमारे संविधान में शामिल किया गया है, जिसे संविधान के भाग 16 में रखा गया है, और यह अनुच्छेद 330 से लेके 342 तक है। भाग 17 में लैंग्वेजेस को रखा गया है। भाग 18 में हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, जो आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक है। 3 प्रकार के इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। पहला नेशनल इमरजेंसी, दूसरा स्टेट इमरजेंसी, तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगला जो पार्ट है वो है पार्ट 19। पार्ट 19 मिसलेनियस है, इसमें अलग अलग टाइप के प्रावधान है, जिसको हम बाद में देखेंगे। पार्ट 20 में हमारे संविधान का संशोधन है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और पार्ट 20 में ही आर्टिकल 38 आता है, जो कि संविधान संशोधन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पार्ट 21 की बात करें तो इसमें टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस लिखे हुए हैं, ठीक। पार्ट 22 में शॉर्ट टाइटल है और डेट ऑफ कमेंसमेंट है, और इसे आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक शामिल किया गया। तो ये हमारे संविधान के पार्ट्स थे, जो संविधान की स्थापना के समय जिनकी संख्या 22 थी, लेकिन वर्तमान में ये 25 है। और हमने देखा कि कैसे अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग संशोधनों के माध्यम से हमारे संविधान में शामिल किया गया है। अब हम देखते हैं कि हमारे संविधान में शेड्यूल्स कितने हैं। अब ये जो पिक्चर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की फोटो है। अब इसमें देखिए फंडामेंटल राइट वाला पार्ट आपको दिख रहा है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, है ना ये। फिर इसमें देखिए पार्ट 5 द यूनियन, अभी जैसा मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की एक कॉपी है। अब इसके ऊपर जो चित्र बने हैं, हर एक पार्ट में अलग अलग चित्र बने हैं, उसकी व्याख्या देखिए यहाँ पे। ये महाकाव्य काल है, रामायण का दृश्य है, राम की लंका पर विजय और सीता का उद्धार। ये जो पिक्चर है ये उससे रिलेटेड है। फिर इसमें हम देखते हैं बुद्ध से रिलेटेड कोई पिक्चर है, तो ये महाजनपद और नंद काल के बारे में बताता है, और बुद्ध के जीवन की एक झांकी दिखाता है। चलिए, अब हम अपने संविधान के भाग को देखने के बाद अपने संविधान के शेड्यूल्स यानी अनुसूचियों को देख लेते हैं। हमारे संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और यूनियन टेरिटरीज इन दोनों की लिस्ट है, ठीक है। पहला जो शेड्यूल है वो राज्य और स्टेट्स और यूटीज की लिस्ट है उसमें। दूसरे शेड्यूल में जो भी हमारे पब्लिक ऑफिसर्स हैं उनको होल्ड करने वाले जो हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, जजेस हो गए, कैग हो गया, है ना, इन सब की सैलरीज के बारे में सेकेंड शेड्यूल में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट शेड्यूल हमारे देश में राज्य और यूटीज की बात करता है।
सेकंड शेड्यूल जो पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने वाले हमारे यहाँ ऑफिशियल्स हैं उनके सैलरीज के बारे में बात करता है। थर्ड शेड्यूल जो है ये ओथ्स एंड अफर्मेशंस के बारे में बात करता है फॉर इलेक्टेड ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग जजेस। जितने भी इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं जजेस को शामिल करते हुए उन सबके ओथ एंड अफर्मेशन की बात थर्ड शेड्यूल करता है। फोर्थ शेड्यूल जो है ये एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। किस राज्य का और किस यूनियन टेरिटरी का राज्यसभा में कितना स्थान है, राज्यसभा में उनको कितनी सीटें मिली हुई है, तो उसके एलोकेशन से संबंधित प्रोविजन हमारे फोर्थ शेड्यूल में है। फिफ्थ शेड्यूल की बात करें तो फिफ्थ शेड्यूल में हमारे शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल से संबंधित प्रावधान है। यानी अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान हमारे संविधान की 5वीं अनुसूची में। 6वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें वैसे ट्राइबल एरियाज के प्रोविजंस हैं जो इन 4 राज्यों में आते हैं। इनको हम एटीएमटी राज्य भी कहते हैं, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, एएमटीएम राज्य। ठीक है, तो इन सारे, अब देखिए हमारे देश में जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं वो इन राज्यों में भी है और इनके अलावा देश के अलग 10 राज्यों में भी है। तो देश के अलग 10 राज्यों से संबंधित प्रावधान फिफ्थ शेड्यूल में है और इन सिर्फ 4 राज्यों से संबंधित प्रावधान जो है वो सिक्स्थ शेड्यूल में है। और दोनों जो शेड्यूल है ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड है। 7th शेड्यूल की बात करें तो इसमें यूनियंस और स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट की बात की गई है। यानी 7th शेड्यूल में हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है कि यूनियन की क्या शक्तियां होंगी, स्टेट की क्या शक्तियां होंगी, और इन शक्तियों के विभाजन को 3 सूचियों में लिख दिया गया है। जैसे हम सेंट्रल लिस्ट यानी केंद्र सूची, स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची और कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची के माध्यम से हम देखते हैं। अब इन तीनों के अलावा जो विषय बच जाते हैं उन्हें हम अवशिष्ट शक्तियां यानी रेसिड्यूरी पावर्स के रूप में जानते हैं, जो वर्तमान में सेंटर के पास है। मैंने आपको पहले बताया है कि जब 1935 में डिवीजन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट पहली बार आया था तो उस टाइम में सेंट्रल लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट जो था वो तो था ही, लेकिन उस टाइम पे रेसिड्यूरी पावर जो गवर्नर जनरल होता था यानी वायसराय जो होता था उसके पास होता था, लेकिन वर्तमान में रेसिड्यूरी पावर हमारे सेंटर के पास है। अगर 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया, द लैंग्वेजेस। 9वीं अनुसूची जो है वो वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप जान लीजिए कि 9वीं अनुसूची में किसी भी अधिनियम को शामिल इसलिए किया जाता है ताकि उसको न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। हालांकि केशवानंद भारती केस के बाद सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया कि कोई भी कानून को अगर 9वीं अनुसूची में शामिल कर भी दिया गया फिर भी अगर वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, हमारे मूल संरचना का उल्लंघन करता है, हमारे संविधान के मूल संरचना का उल्लंघन करता है, तो ऐसे कानूनों को जुडिशरी नल एंड वॉइड करार दे सकती है। ठीक है, तो 9th शेड्यूल इसलिए इंपॉर्टेंट है। 10वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें एंटी डिफेक्शन प्रोविजन है, यानी दल बदल कानून के प्रावधान इस अनुसूची में है। अब दल बदल कानून के जो प्रावधान है वो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में हमारे संविधान में शामिल किए गए। ठीक, 11th शेड्यूल में हमारा पंचायती राज है, माफ कीजिएगा, और 12वीं अनुसूची में म्यूनिसिपैलिटीज की चर्चा है। अब मैंने आपको पहले वीडियो के शुरुआत में बताया कि हमारे संविधान में जब हमारा संविधान कमेंस हुआ था यानी जब प्रभाव में आया था तो हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अभी हमने 12 अनुसूचियों को पढ़ा, तो ये जो आपकी स्क्रीन पे 4 दिख रहे हैं 9 से लेकर 12 तक, इन 4 अनुसूचियों को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से शामिल किया गया। जो 9th शेड्यूल है इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के माध्यम से शामिल किया गया। जो 10th शेड्यूल है इसको 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के माध्यम से शामिल किया गया। जो 11th शेड्यूल है इसको 73rd अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 इसके माध्यम से शामिल किया गया। और जो 12th शेड्यूल है इसको 74th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के माध्यम से शामिल किया गया। ठीक है, तो ये 4 ऐसी अनुसूचियां हैं जिसको संविधान में बाद में शामिल किया गया। अब संविधान की अनुसूचियां और संविधान के जितने भाग हैं उनको देखने के बाद हम एक बारी इस बात पे गौर कर लें कि हमारे संविधान में जो अभी लेटेस्ट 6 संशोधन जो हैं वो कौन कौन से हैं। अभी तक जो लेटेस्ट 6 संशोधन है उनके बारे में हम देख लेते हैं कि वो किन किन टॉपिक से रिलेटेड है, उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए हैं।
तो जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 का था, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ लैंड या कुछ टेरिटरी का एक्सचेंज हुआ था, उससे रिलेटेड है। ठीक है। जो 101वां संविधान संशोधन 2016 में आया था, ये हमारे जीएसटी से रिलेटेड था। ठीक। 102वां संविधान संशोधन 2018 में आया था, इसने एनसीबीसी यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ग्रांट किया। ठीक है। 103वां संविधान संशोधन 2019 में आया था, इसने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन की बात की। 104वां संविधान संशोधन 2020 में आया, इसने जो एससी और एसटी के लिए लोकसभा में 2 सीटों का जो 2 सीटों को आरक्षित, सॉरी, एससी और एसटी के लिए लोकसभा में जो सीटों का आरक्षण था उसको एक्सटेंड किया। ठीक है। और फिर उन्होंने जो एंग्लो इंडियन की सीट्स थी, अब हमारे लोकसभा में 2 सीटें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए रिजर्व करी गई थी, तो उसको 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 ने समाप्त कर दिया। तो अब हमारी लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। 105वां संविधान संशोधन जो है, इसने सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट है, उसका पावर स्टेट गवर्नमेंट को दोबारा से दिया। रिस्टोर्ड स्टेट गवर्नमेंट्स पावर टू प्रिपेयर द सोशली एंड इकोनॉमिकली, सॉरी, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस लिस्ट। जो भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनकी लिस्ट बनाने की शक्ति स्टेट गवर्नमेंट से छीन ली गई थी, लेकिन 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 ने राज्य सरकार की उस शक्ति को उन्हें वापस प्रदान कर दिया। ठीक है। 106वां संविधान संशोधन अभी लेटेस्ट है, जिसमें विमेंस रिजर्वेशन बिल को पास किया गया था, और इसमें लोकसभा में 1/3 ऑफ द सीट्स जो है उनको विमेंस के लिए रिजर्व कर दिया गया। ना केवल लोकसभा में बल्कि स्टेट असेंबलीज में भी, एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इंक्लूडिंग दोज फॉर रिजर्व फॉर एससीज एंड एसटी। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ। जो 106वां संविधान संशोधन था, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसने ये चेंज लाया कि इसने लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, या फिर ऐसे यूनियन टेरिटरीज जहां पे लेजिस्लेचर एग्जिस्ट करता है, वहां की असेंबली में 1/3 सीट्स, जो टोटल सीट्स है उसका 1/3 जो है वो उन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया, वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दिया। ठीक है। तो ये हमारे लेटेस्ट 6 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत प्रोडक्टिव लगा होगा। आप इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। आप इस तरह से मेरी हेल्प कर सकते हैं ताकि मैं और भी ज़्यादा इंथुजियाज्म के साथ अगली वीडियोस और पूरे लक्ष्मीकांत को इसी एनर्जी के साथ में कवर करूं, है ना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जो होगा हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बहुत धन्यवाद।